नमस्कार दोस्तों, स्किल इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबको एक अच्छी न्यूज़ मिली है कि PMKVY का RFP लाइव हो चुका है। पर बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या ये RFP हमारे लिए है या नहीं है। अगर है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, वो सब हमें चेक करना है और किस तरह से इस RFP में हम टारगेट ले पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबका धन्यवाद स्किल इको मैथ्स के साथ बने रहने के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस RFP को आप कैसे देख पाएंगे या इस RFP में आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आपको सिंपल सा तरीका है, आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन में जाके PMU में जहां हम लॉगिन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से, वहां से आप सिंपल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ऊपर वाली टैब में स्किल इंडिया लोगो के साथ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्टेप है A&N प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है स्कीम। जैसे ही आप स्कीम पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई PMKVY प्रपोजल दिखाई देगा। उसके अलावा एक डायरेक्ट भी टैब बना दिया गया है PMKVY प्रपोजल को अप्लाई करने का। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसपे 4 पॉइंट आपके होंगे: ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, ट्रेनिंग प्लान। देखने में मेरे को भी ये बड़ा अच्छा लगा था कि बड़ा छोटा सा प्रपोजल है। जब पर मैंने ये प्रपोजल फाइल किया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि इनको पूरा डिटेल पूरी तरीके से चाहिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है या दुख खबरी है वो तो आप लोगों को जानना होगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपको जो टारगेट आपको आज मिलेगा, आज अप्लाई करने से, वो आपको 15 मार्च तक टारगेट कंप्लीट करना होगा। हालांकि ये बात थोड़ी समझने में मुश्किल है, पर मैंने इसको जब RFP को अंदर से एनालाइज किया तो वहां पर एक ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जिस ऑप्शन के अंदर जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीटेड डेट सिलेक्ट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, तो वो 15/3/2026 से मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा है। तो अभी आपको वो जॉब रोल चुनाव करना होगा जिसमें आप 15/3/2026 तक एनरोलमेंट या फिर ट्रेनिंग, इस बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा हम इसको अब एक एक करके शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है। सबसे पहले इंडस्ट्री की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक इंडस्ट्री जो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रही हो वो इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड, जो एलिजिबल स्टेक होल्डर हैं, ये ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए नहीं है ऑलमोस्ट, जो हमने जितना भी ऑब्जर्व किया है। सेकंड जो है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन जो सेम टाइप की छोटी छोटी इंडस्ट्री मिलके अपने कुछ मुद्दों के लिए, जहां पर वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर वो अपनी एसोसिएशन के मेंबर को हेल्प करने के लिए, कई बार हम ग्रीवेंसेस के लिए एक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो वो इंडस्ट्री एसोसिएशन जो गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर के लिए सेम बिजनेस वाले बनाते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होगी। थर्ड पॉइंट, SME। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम SME में डाल के ट्रेनिंग पार्टनर में अप्लाई कर देते हैं। पिछली बार भी हमने MSME में डालकर अप्लाई किया था। ये SME कोई अलग वर्ड नहीं है, MSME का ही एक वर्ड है SME। इसमें से M हटा दिया गया, यानी माइक्रो का मतलब है जो 1 रुपीज से लेकर 10 करोड़ तक के बिजनेस, जो कि डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 के बाद चेंज हुई है। पहले 5 करोड़ तक का डेफिनेशन था, अभी 10 करोड़ तक का माइक्रो में, और स्मॉल और इंटरप्राइजेज में 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के एनुअल टर्नओवर तक जो है वो स्मॉल में, और मीडियम में 50 करोड़ से 250 करोड़। यानी आप समझिए कि 10 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में अगर कोई कंपनी है तो वो अपने आप को एज ए MSME अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 3 स्टेक होल्डर। क्या कोई लास्ट डेट है अप्लाई की? नहीं दोस्तों, कोई लास्ट डेट अभी NSTC या PMKVY के पोर्टल पर हमने नहीं पाई। किसी भी के अंदर कोई भी लास्ट डेट नहीं दिखाई दे रही है। उसके अलावा दोस्तों
क्या कोई प्रपोजल की फीस रखी गई है? अभी के लिए एप्लीकेशन फीस कोई शो नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की ना एप्लीकेशन फीस ना ही ट्रेनिंग सेंटर को अप्लाई करने की फीस कोई शो कर रहा है। तो अभी बात करें, लेकिन जो ट्रेनिंग पार्टनर के पोर्टल से ही आप इस प्रपोजल को अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या क्या जरूरत होगी अप्लाई करते वक्त, इंडस्ट्री के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की बात करूं तो हमने जब इस आरएफपी को अच्छे ध्यान से देखा और अप्लाई करने की पूरी कोशिश की तो उसमें हमने पाया रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, एमओए, पैन कार्ड और जीएसटी। उसके अलावा अगर कोई भी वर्क ऑर्डर किसी भी एसएससी से, एनएसडीसी से या फिर किसी इंडस्ट्री से किसी भी तरीके का अगर उन्हें मिला है तो वो भी अपलोड करना होगा। उसके अलावा शायद मार्किंग क्राइटेरिया के लिए नंबरिंग तो यहाँ बताई नहीं गई है। मिनिमम एग्जिस्टेंस जो है वो 5 साल का होना जरूरी है और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना जरूरी है। 3 साल से अबोव भी आपको ऑप्शन मिला है, एग्जिस्टेंस में भी 5 साल से अबोव 10 साल तक का ऑप्शन मिला है और एक्सपीरियंस में भी 3 साल से लेके 7 साल तक का ऑप्शन मिला है। हो सकता है कि ये मार्किंग हो तो जब भी आप इसको सिलेक्ट करें, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसे साबित होगा, वो प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट, एमओयू या एग्रीमेंट किसी एनएसडीसी के साथ, एसएससी के साथ या फिर किसी अदर स्टेट के डिपार्टमेंट या किसी पीएसयू के साथ वो आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। फाइनेंशियल टर्नओवर, जैसे कि हमने बताया कि एमएसएमई में 10 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, पर यहाँ पर अभी तक जो हम एवरेज टर्नओवर कैलकुलेट करते थे वो लास्ट 3 ईयर का करते थे। पर अब की बार यहाँ एक खास बात इन्होंने बताई गई है, जब हम प्रपोजल को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लास्ट 3 साल का जो है वो टर्नओवर नहीं चाहिए, लास्ट 2 साल का टर्नओवर चाहिए और वो 3 करोड़ से प्लस होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी बात, जितना आपका टर्नओवर है आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी तो मिनिमम होनी चाहिए या टर्नओवर आपका उससे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जांपल से समझे, अगर आप 3 करोड़ का टर्नओवर है तो आप 3 करोड़ तक का ही प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हो। टर्नओवर आपका 200 करोड़ है तो आप 200 करोड़ से नीचे नीचे कितना भी प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें तीनों साल की आपकी फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट, आईटीआर ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। हर साल का टर्नओवर आपको बताना होगा और आपका टर्नओवर कहाँ लाई करता है, 3 करोड़ या 3 करोड़ से 5 करोड़ या 5 करोड़ से 10 करोड़ या 10 करोड़ से अबोव। 3 चीजें यहां पर दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर, ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब की बार साफ साफ इन्होंने बोला गया है कि अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर यहां पर लगाना चाह रहे हो तो उसका 2 साल का लीज एग्रीमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन आपको एफिडेविट के रूप में सबमिट करनी पड़ेगी। आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ये सबलेट या फ्रेंचाइजी के माध्यम से नहीं किया गया है। उसके अलावा आपको ये बताना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त कि आपके पास 1 फंक्शनल सेंटर है या 2 फंक्शनल सेंटर है, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि वो सेंटर जो है फुली फंक्शनल है या 1 फंक्शनल है या भी सिर्फ प्लान किया है या फिर सेंट्रल जो है वो पार्शियल रेडी है। अब इसके नंबरिंग क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आरएफपी पर, उसके बारे में भी कोई कंप्लीट आरएफपी हमें कहीं भी नहीं मिला है। उसके अलावा आपको बताना होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो यूनिट है, इंडस्ट्री है, वो एक स्टेट में काम करती है या मल्टीपल स्टेट में काम करती है। और अगर आपने कोई भी परमिसेस ट्रेनिंग के लिए की है तो वो आपकी खुद की है तो आपको उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। और अगर लीज है तो कम से कम 2 साल का लीज एग्रीमेंट। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में बड़ा फर्क होता है। आज एआई के माध्यम से या डिफरेंट गूगल पे सर्च कर भी आप जान सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट और जो है लीज एग्रीमेंट वो अलग अलग होता है। अगर आपने रेंट पे लिया है तो उसके बाद भी आपको ओनर का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा कि वो ट्रेनिंग के लिए परमिशन जो है वो रेडी है और वो जो हम ट्रेनिंग हम उन्हें उस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी जो डिक्लेरेशन में आपको बताएगा कि आप ये थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का यूज नहीं कर रहे हैं और आपने ना ही एक फ्रेंचाइजी के लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो जॉब रोल आप प्रपोज कर रहे हो
मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक की और जॉब रोल अगर आप आईटी के प्रपोज कर रहे हो तो उसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जो जॉब रोल आप प्रपोज कर रहे हो वो डायरेक्ट अलाइनमेंट है या इंक्लूसिव अलाइनमेंट है या फिर आपका उनके साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। और उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है कि आप कितना % फ्यूचर जॉब रोल ले रहे हो, फ्यूचर के कितने जॉब रोल कितना % आप रख रहे हो। जैसे अगर आप 5 जॉब रोल अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से अगर आप 2 जॉब रोल अप्लाई करते हो तो उसका परसेंटेज आपको क्या फर्क देगा वो आपको बताना होगा। उसके अलावा एक टेम्पलेट दिया गया है वेरिफिकेशन चेकलिस्ट का, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूँ। ये फॉर्मेट हमने जो है गवर्नमेंट के पोर्टल से डाउनलोड किया है, ये हमारा पोर्टल नहीं है, ये टेम्पलेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चेकलिस्ट का पोर्टल आपको वैल्यू जो है आपको बतानी पड़ेगी, कितने क्लासरूम है, क्या एरिया है, सिटिंग कैपेसिटी क्या है, इक्विपमेंट है या नहीं है, वो सारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेनर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपको ट्रेनर टीओटी सर्टिफाइड चाहिए, टीओटी सर्टिफाइड के बिना आप ये प्रपोजल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी स्क्रीन पर पहले होता था, हम काफ अप्लाई करते हुए ट्रेनर की आईडी डालते थे तो फैच करके उसका डाटा आ जाता था और वो ऐड होने के बाद ही हम काफ को सबमिट कर पाते थे। वैसे ही यहाँ ऑप्शन दिया गया है ट्रेनर का, हमें टीआर जो जॉब रोल को हम प्रपोज कर रहे हैं उस जॉब रोल का टीआर आईडी हमें देना होगा और जॉब रोल का नाम हमें देना होगा। हालांकि वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेनर टीओटी सर्टिफाइड हो, बिना टीओटी के भी वो ट्रेनर का डाटा फेच करता है, बशर्ते हम उसका प्रोफाइल जो है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर सबमिट कर दें। पर आपको ये बताना होगा कि जिस जॉब रोल को आप प्रपोज कर रहे हो उसके कितने % ट्रेनर आपके पास सर्टिफाइड होंगे। तो अभी दोस्तों जब नया PMKY का RFP ट्रेनिंग पार्टनर के लिए जो बातचीत चल रही है कि ट्रेनिंग पार्टनर के लिए RFP आएगा, तो अभी आप ध्यान से इस बात को नोट कर लें कि भैया आपको ट्रेनर की TR ID भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उम्मीद है कि वो आने वाला RFP भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि RFP बहुत सोच समझकर अब बनाया गया है। उसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन, अगर कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन का पुराना रिकॉर्ड है तो वो सारा रिकॉर्ड भी आपको अपलोड करना होगा एक्सपीरियंस के रूप में। अब आ जाइए, ये सारी तो बेसिक डिटेल थी। अब कुछ लोग कहेंगे जी आपने तो वीडियो ही बहुत लंबी कर दी। दोस्तों ये RFP बहुत लंबा है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आपको बताना होगा कि आप किस मॉडल में ट्रेनिंग कराएंगे। 3 मॉडल आपको दिए गए हैं, एक RTD मॉडल यानी कि रिक्रूट ट्रेन और डिप्लॉयड, जिसके अंदर पहले अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड होते हैं, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बच्चों के। उसके अलावा नॉन RTD जो नॉर्मल मॉडल है जिसमें हम आज तक ट्रेनिंग कराते आए हैं, और कैपेटिव का मतलब होता है कि हम उनको खुद ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हम जितने भी कैंडिडेट ट्रेन करेंगे DDGQI की तरह हम उन क्रेडिट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे ये भी आपको बताना होगा। मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, वो लगभग ऑफलाइन है तो वो रहेगा। प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसको आगे जाने की कोशिश की पर ये हमें कह रहा है 15/3/2026 तक ही आप चाह पाएंगे, उससे आगे आप प्रोजेक्ट को नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बतानी होगी कि प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, इसके क्या जॉब रोल आप चुनाव करेंगे, क्यों ये आप जॉब रोलों का चुनाव कर रहे हैं, मेजर एक्टिविटी आपकी क्या रहेंगी, मोबिलाइजेशन आपकी क्या रहेगी, काउंसलिंग आप कैसे करोगे, कौन से टारगेट बेनिफिशियरी रहेंगे आपके, क्या वो कॉलेज ड्रॉप आउट रहेंगे, SC ST रहेंगे, या आप किन टारगेट या वोमेन रहेंगे, या किस किस टारगेट को आप टारगेट कर रहे हैं, आउटकम क्या आएगी इस ट्रेनिंग को करने के बाद, क्या कैंडिडेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे या जॉब पे प्लेस होंगे, वो आपको बतानी पड़ेगी। इंप्लीमेंटिंग मेथोडोलॉजी भी आपको बतानी पड़ेगी, ये सारी आपको बतानी होगी। यानी एक स्पेशल प्रोजेक्ट आपको डिजाइन करना होगा और वो स्पेशल प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको बताना होगा कि आप जो है कितने कैंडिडेट को आप सेल्फ जो है फॉर्मेट कर पाएंगे और कितने कैंडिडेट को आप अप्रेंटिसशिप पे भेज पाएंगे। ट्रेनिंग प्लान की जब मैं बात करता हूं तो ट्रेनिंग प्लान के अंदर प्रॉपर जैसे काफ में आपको ट्रेनिंग सेंटर देना होता है वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल आपको देनी होगी। इंडस्ट्री और OJT के बारे में आपको बताना होगा कि कौन कौन से प्लेसमेंट टाइप है आपके पास, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी के स्पोक का नाम, उसकी ईमेल ID, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट और
डिस्ट्रिक्ट और पूरा एड्रेस भी आपको बताना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर और जॉब रोल जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए जो सेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, पहले आप एक एक सेक्टर करके उन जॉब रोलों को देखेंगे। ये वो जॉब रोल है जिनकी वैलिडिटी NSQF NQR पर अवेलेबल है, तो उन्हीं जॉब रोलों को आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो हम बार बार बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल, तो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोलों के लिए आप जैसे आपको ऐड सेक्टर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, MBs का PDF का लिंक बनाकर अपने वीडियो में डाल देंगे, बाकी आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल की एक लिस्ट इन्होंने दी गई है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 211 जॉब रोल है। अगर आप ये जॉब रोलों का सिलेक्शन करते हो तो इन जॉब रोलों के सिलेक्शन से आपके प्रपोजल को प्रेफरेंस मिलेगी, पर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल में हो। लेकिन जब आप जॉब रोल अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको जॉब रोल के क्रेडिट और उसकी एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। क्रेडिट के लिए शायद आप लोगों को सबको पता ही होगा कि 30 आवर की ट्रेनिंग के लिए एक क्रेडिट रेटिंग पॉइंट दिया जाता है, तो उसके आधार पर आप उसके आवर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। वरना कुछ लोग हमें बार बार फ़ोन करेंगे कि सर, और एक एक जॉब रोल के आवर्स कैलकुलेट करना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही जॉब रोल का नंबर डालेंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। क्रेडिट को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रेनर की भी TRID वगैरह आपको अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रपोजल बनेगा PMKVY के अंदर। तो अभी इसके अंदर आपको ये 4 मेन प्रोफाइल होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल आएगी, ट्रेनिंग का प्रपोजल आपको सबमिट करना होगा, डिटेल और प्रोजेक्ट प्लान जो हमने अभी आपको बताया, ट्रेनिंग प्लान भी आपको सबमिट करना होगा। इन सबको सबमिट करने की कोई डेट यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए। अगर आप एलिजिबल स्टेक होल्डर हैं, आप इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन है या SME है, तो आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट करके टारगेट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी प्रकार की क्वेरी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कमेंट का जवाब देंगे और उस आधार पर आप अपनी इस प्रपोजल को फाइल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।